हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। हम लोगों की सीरीज चल रही है डाटा सफिशिएंसी की और आज डाटा सफिशिएंसी का दूसरा एपिसोड है। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। किसी भी स्टूडेंट ने उसका आंसर नहीं दिया है सिवाय एक, शायद तरुण सर ने उसका आंसर दिया है, लेकिन वो सही है या गलत है ये हम देखेंगे। एपिसोड स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको उसी क्वेश्चन पर उस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि उसका आंसर क्या था। तो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा वो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या था कि आपको एक दो डिजिट का ऐसा नंबर बताना था, ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो, और वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, देखो पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 डिजिट का आपको नंबर बताना है बेटा जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हो। ध्यान रखना आगे वाली डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा आगे वाली डिजिट 0 नहीं होती। अगर आगे डिजिट 0 है, पीछे कोई भी नंबर हो, तो वो डिजिट सिंगल डिजिट कहलाती है, डबल डिजिट नहीं कहलाती। ठीक है, पीछे 0 चल सकता है लेकिन आगे नहीं चल सकता, इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए पहली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कह रही है। पहली इंफॉर्मेशन कहती है द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट इज 3। कह रहा है जो 2 डिजिट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 होना चाहिए। अब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से क्या मैं ये नंबर बता सकती हूं? क्या मुझे पता चल जाएगा कि वो नंबर एक्चुअल में क्या था? दिमाग लगाओ, कभी नहीं पता चल सकता। क्यों नहीं पता चल सकता? क्योंकि 2 डिजिट ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें 2 डिजिट हो और उनका डिफरेंस 3 हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 and 4, 1 और 4 इनका डिफरेंस कितना है? 3 है। मैंने कहा 4 और 1 14 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, इनका भी डिफरेंस कितना है? 3 है। उसी तरीके से 9, 6 इनका भी डिफरेंस कितना है? 3 है। उसे 69 डिफरेंस कितना है? 3 है। 52 डिफरेंस कितना है? 3 है। 25 डिफरेंस कितना है? 3 है। 74 डिफरेंस कितना है? 3 है। 47 डिफरेंस कितना है? 3 है। यानी इन सभी के डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो फिर क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस हिसाब से इंडिया के इतने स्टूडेंट्स हैं, कोई भी बोल देगा कि मैम ये है आंसर, कोई बोलेगा 74 है। किस किस को बोलूंगी कि आपका गलत है आपका सही है, और एक ही क्वेश्चन के इतने सारे आंसर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डाटा सफिशिएंसी में एक आना चाहिए आंसर फिक्स। ठीक है, ये इसका ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब इससे तो नहीं बता सकते, यानी जो पहली इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है उससे मैं आंसर कभी नहीं निकाल सकती। जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चे, उससे आप आंसर कभी नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं क्या हम दूसरी इंफॉर्मेशन से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरी इंफॉर्मेशन कह रही है कि जो 2 डिजिट्स हैं उनका जो सम है, उनका यानी कि योगफल, वो उनके डिफरेंस से 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना नहीं, 4 ज्यादा है। इसका मतलब जो भी 2 नंबर है, मान लेते हैं वो 2 डिजिट का नंबर XY है, उनका जो सम है, इनका जो सम है यानी X प्लस Y जो है, ठीक है, वो क्या है? 4 ज्यादा है। किससे? इनके डिफरेंस से, X और Y का डिफरेंस से। ठीक है, ये मैंने मैथमेटिकल वे में लिखा। मॉड क्यों लगाया? कि जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि X आगे है कि Y पीछे। हो सकता है Y आगे हो, X पीछे हो। डिजिट आगे पीछे कैसे भी हो सकती है। उससे सिर्फ डिफरेंस पूछा है बेटा, उसने ये नहीं बोला कि छोटे में से बड़ा घटाओ या बड़े में से छोटा घटाओ, इसलिए मैंने मॉड में ले ली। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन दोनों की संख्या का अगर हम मान योग कर दें, यानी कि एडिशन कर दें, तो वो उनके डिफरेंस से 4 ज्यादा आनी चाहिए। क्या ऐसा नंबर आप ढूंढ सकते हो? मैंने कहा भाई ऐसा नंबर एक स्टूडेंट ने बताया, मान लो 25, कि मैम ये है वो नंबर जो ऐसा ये कंडीशन फॉलो कर सकता है, ये कंडीशन फुलफिल कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं इनका एडिशन कितना होता है। 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है ना। इनका एडिशन जो है वो इनके डिफरेंस से 4 ज्यादा है। क्या इनका डिफरेंस कितना है? अगर मैं देखूं 4 ज्यादा किससे? इनके डिफरेंस से। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो कितना होता है? 3। तो 4 और 3 7, तो ये तो हो गया। यानी कि LHS इक्वल टू RHS। पर क्या सच में ही आंसर है? अब एक बच्चा है, उसने कहा मैम 25 ना लेके मैं तो 52 ले रहा हूं, तो 52 से भी तो यही बनेगा। 52, 5 और 2 7, और 5 और 2 का डिफरेंस 3, और 3 में मैंने 4 ऐड कर दिया, डिफरेंस में मैंने 4 ऐड कर दिया तो 7 ही तो आता है। 4 और 3 7, 7 इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस ये भी क्या कर रहा है? ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब बच्चा फंस गया
कह रहा है मैम आंसर 25 दे या 52 दे, और ऐसे भी हो सकता है और भी कोई नंबर हो, ठीक है। यानी कि अब हम आंसर 52 दे या 25 दे, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि 52/25, क्यों? क्योंकि डाटा सफिशिएंसी है, आपका आंसर किससे आ रहा है, फिक्स आंसर, आइदर और में नहीं आना चाहिए। अब यानी कि हम दूसरी इंफॉर्मेशन से भी आंसर नहीं निकाल सकते, दूसरी इंफॉर्मेशन से भी 2 नंबर आ रहे हैं, एक ये एक ये, अब कौन सा नहीं पता। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से बहुत सारे नंबर आ रहे थे, तो हम आंसर ना फर्स्ट से दे सकते ना सेकंड से दे सकते। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट से भी आंसर नहीं आता, जब सेकंड से भी आंसर नहीं आता, तब हम क्या करते हैं, तब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है जब सिर्फ 2 ही डाटा सफिशिएंसी के स्टेटमेंट दिए हों। तो मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों इंफॉर्मेशन को मिक्स किया। तो दोनों इंफॉर्मेशन को मिक्स करने के बाद, दोनों इंफॉर्मेशन को जब मैंने मिक्स किया तो मैं कहां पहुंची, मैंने कहा 25 ही एक ऐसा नंबर है क्योंकि उनका डिफरेंस 3 आना ही चाहिए था, ये शर्त थी कि उनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो ऐसे तो बच्चे ने बोला एक के साथ ले लो मैम 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, लेकिन ये तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी भी हमने इसी में चिपका दी, दूसरी क्या थी, इन दोनों का एडिशन, इनके डिफरेंस के, इनका डिफरेंस 3 है, इनका एडिशन कितना आएगा 5, वो इससे 4 ज्यादा होना चाहिए, तो 7 तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा 2 से ले लेते हैं कोई नंबर, 2 से ले लिया मैंने, 2 और 5 ले लिया, 5 में से 2 गया 3 और 3 में 4 ऐड करो 7, इनका एडिशन 7 आता है, 5 और 2 7, हाँ मैंने कहा आता है। तो क्या मैं ये नंबर ले सकती हूँ 25, हाँ ले सकती हूँ, लेकिन फिर अगेन 52 भी तो एक नंबर है जो डबल डिजिट का ही है और जहां कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही। इसका मतलब ये है कि अगर हम चलते रहे और ऐसे पता नहीं कितने नंबर मिल जाएंगे जहां पर ये सेटिस्फाइड हो रहा हो, ठीक है। इसका मतलब हम आंसर अभी भी नहीं दे सकते, यानी इनको मिलाने के बाद भी, जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनको मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आ सकता, यानी कि आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। वो नाइदर नॉर की जगह ऑप्शन सही कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। आंसर ये होगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। नाइदर नॉर मत लगाइएगा, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो पहले से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है और ना ही दूसरे से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें ये बताना था कि दोनों को मिलाकर भी आ रहा है क्या, दोनों को मिलाकर नहीं आ रहा है, दोनों को मिलाने से भी नहीं आ रहा है, और मिलाया तभी होगा बंदे ने जब दोनों से आंसर नहीं आया होगा। तो इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी दोनों को मिलाने पर भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहली इंफॉर्मेशन भी नहीं है पूरी, दूसरी इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं है, दोनों को मिलाने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, आइदर और का सवाल नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि आप वहां पर सही कर लीजिएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। आशा है जितने लोगों का आंसर आ गया होगा। कुछ लोगों ने आंसर ई दिया था, ई यानी कि बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, जी नहीं, दोनों को एक साथ ले भी लो तो भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 25 भी है 52 भी है, ठीक है। तो दो आंसर नहीं आ सकते, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसे पेन डाउन कर लीजिए या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए बोर्ड पर आपको एक और क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का है, देख के ही पता चल रहा है। और मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है। वो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसमें आपको सॉल्व करना होता है या पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती डाटा सफिशिएंसी में। देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड कोड ऑफ डेट का कोड फाइंड करना है, ठीक। और डेट का कोड फाइंड करने के लिए यानी DATE का कोड चाहिए हमें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर कोई वर्ड दिया उसका कोड दे दिया, उसका पहले निकालो उसके बाद इसका निकालो, वो वाली कोडिंग नहीं है ये, ठीक है। और आप देख रहे होंगे आपको नीचे क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जिसके नीचे जो होता है वो उसी का कोड होता है। जब सिंबॉलिक फॉर्म आती है, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि जब भी वर्ड की कोडिंग सिंबॉलिक फॉर्म में हो रही हो या न्यूमेरिकल फॉर्म में हो रही हो, ठीक है, और सिंबल्स भी उसमें मिक्स हो, तो जिसके नीचे जो होता है वो उसका कोड माना जाता है। 99% केसेस में ये होता है। तो डेट का कोड पूछा है, तो पहली इंफॉर्मेशन देखो, पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रही है डियर का कोड हमारे पास, डियर का कोड है और डियर का कोड दिया है उन्होंने $#@? क्या इससे, अब जिसके नीचे जो है वो उसका कोड है, ठीक है, जिसके नीचे जो है वो उसका कोड है। मैंने कहा डी का मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ए का मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। ई का मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। लेकिन किसका नहीं मिलेगा, टी का नहीं मिलेगा। यानी पहली इंफॉर्मेशन अधूरी है, अकेले अकेले लेंगे तो अधूरी है, कुछ काम नहीं बनेगा। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, सेकंड इंफॉर्मेशन में कोड है आपका ट्रीट का कोड है। और ट्रीट के कोड में उसने बोला है %, $#, और %। ध्यान रहे बेटा, ये @ ई ए के लिए भी ये था और ई के लिए हैश यही था,
ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूं जिसके नीचे जो है वो उसका कोड है। अब मुझे डी का पता चल जाएगा इससे? नहीं, जब डी का ही नहीं पता चलेगा तो आगे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा तीसरा, अगर हम तीसरी इंफॉर्मेशन की हेल्प लें, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है, इंडिविजुअली ले रहे हैं अभी, TEAR, अगेन कोड है परसेंटेज, हैश, @ और क्वेश्चन मार्क। क्या इससे पता चल जाएगा? कोड पता चल जाएगा इससे। मैंने इसमें देखा कि अगर हम इसका कोड निकालें तो डी है ही नहीं, यानी कि तीसरे से भी इंडिविजुअली तो आंसर आ नहीं सकता। इसका मतलब मिक्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 3 स्टेटमेंट है, अब बच्चे का क्वेश्चन होता है कि मैम कैसे। अब इसमें तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि देखो डी तो हमें चाहिए ही चाहिए, डी इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, यानी कि पहला तो हमें लेना ही पड़ेगा अगर आंसर देना है तो पहला तो लेना पड़ेगा। और पहले से हमें DEA तीनों मिल रहे हैं, DEA, तो हमें क्या चाहिए? टी चाहिए। हमें क्या चाहिए? टी चाहिए। टी इसमें भी है बेटा और इसमें भी है, यानी कि यहां से ले लो तो भी आ जाएगा, यहां से ले लो तो भी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर होगा जहां पर लिखा है फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड आर सफिशिएंट। क्यों? कह रहा पहला तो लेना ही लेना है, क्योंकि पहले में किसका कोड है? डी का, जो कि हमें चाहिए। और साथ ही साथ EA तो यहां भी है यहां भी है, दोनों से मिल जाएगा। और उसके साथ EA तो इधर भी है, पहले से मिल जाएगा। और उसके साथ या तो ले लो सेकंड या तो ले लो सिर्फ सेकंड ले लोगे तो किसका कोड मिल जाएगा? टी का तो चाहिए था, टी का मिल जाएगा। या तो सेकंड ना लेके थर्ड ले लो, थर्ड ले लोगे तो भी टी का मिल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो लेना ही लेना है और सेकंड और थर्ड में आपकी आशा है, आपकी श्रद्धा है, आप कोई भी ले लो, आप सेकंड ले लो, आप थर्ड ले लो, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम तीनों ले लेते हैं, भाई तीनों लेने से आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, किन्हीं भी 2 से आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट और थर्ड। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि हमें कम से कम इंफॉर्मेशन से काम चलाना है, तो जितनी चाहिए उतनी लो, ठीक है। ये सरप्लस नहीं करना आपको इंफॉर्मेशन का कि भाई ये भी ले लो ये भी ले लो। भाई जब इनसे काम बन रहा है तो ये क्यों ले, और जब इनसे काम बन रहा है तो ये क्यों ले? समझ में आ रही है बात? तो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड फॉलो। चलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका आंसर भी आप ने निकाल ही लिया होगा अभी तक तो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, देखो क्या बोल रहा है। कहता है अश्विन रैंक्स 18th फ्रॉम टॉप इन अ क्लास, यानी ऐसे कुछ है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रहे, ठीक है। जिन्होंने पढ़ी है उसको उनको पता है। अश्विन की रैंक ऊपर से, यानी ऊपर से गिनते हुए, ऐसे गिनते हुए टॉप से, ठीक है। लेफ्ट राइट बोलता तो ऐसे बनाती हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली क्यों बनाई? क्योंकि उसने टॉप से बोला। ऊपर से अश्विन नाम का कोई व्यक्ति है या स्टूडेंट है जिसका रैंक कितना? 18 रैंक है, तो उसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 17। अगर उसकी क्या रैंक है? 18, ठीक है। वो कह रहा है आपको बताना है कि व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। नीचे से अगर गिना जाए तो उसकी रैंक क्या होगी? अब आप खुद सोचो, चाहिए क्या कि नीचे से उसकी रैंक गिननी है, तो नीचे से गिननी है तो फिर नीचे के व्यक्ति तो चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में पूछा दिया है कि अश्विन की रैंक ऊपर से तो 18 है, नीचे से उसकी रैंक क्या है वो आपको बतानी है क्लास में, ठीक है। यानी सारे क्लास के बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर से 18वीं रैंक है, नीचे से रैंक क्या है ये आपको बताना है। यानी कि आपको यू हैव टू फाइंड दीज क्वेश्चंस या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड अश्विन। अश्विन के पीछे कितने लोग हैं ये बताना है। तो ये कैसे पता चलता है? या तो ये पता चल जाए कि बंदे टोटल कितने हैं क्लास में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर हमें पता चला टोटल बच्चे कितने हैं, तो अश्विन से आगे 17, तो बाकी बच्चे अश्विन के पीछे बैठ जाएंगे, तो हम अश्विन का रैंक निकाल सकते हैं, जो कि पहली इंफॉर्मेशन में दिया है। तो देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि देयर आर 39 स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट जो है क्लास में या क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 39। अब ये नहीं कि निकालने लग गए, माइनस करके निकालने लगे, निकालना नहीं है, यानी कि पहले से आंसर आ जाएगा। आपको यही तो बताना था कि अश्विन की रैंक नीचे से क्या है। उसने आंसर नहीं पूछा, उसने कहा कि कौन सी इंफॉर्मेशन से आंसर आ सकता है। तो अगर 39 स्टूडेंट्स हैं, यानी 17 और अश्विन को मिला के 18 बैठ चुके हैं, तो जो बचे हुए बंदे होंगे बेटा वो कहाँ होंगे? वो नीचे होंगे। और जो बचे हुए बंदे अगर नीचे होंगे तो नीचे से वो बंदे और अश्विन का नंबर काउंट करना है। अश्विन की पोजीशन तो बतानी थी नीचे से, यानी कि पहले से आंसर आ सकता है, ठीक है। काउंट करने के लिए बोल रही हूँ कि काउंट नहीं करना है, ठीक है। आपको पता है कि इससे आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा, 15, 18, 2, 5, 11 कुछ भी आए, ठीक। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन से जब आंसर आ जाता है, ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं पहले इंफॉर्मेशन से आंसर आ गया तो डायरेक्ट आंसर टिक कर दो, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट एंड सेकंड नॉट,
यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू चेक, सेकंड वाले को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार होता है तो पहले से भी आंसर आ रहा होता है, दूसरे से भी इंडिविजुअली आंसर आ रहा होता है, तब हम लगाते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड, पहला भी ले सकते हो दूसरा भी ले सकते हो या तो, ठीक है। तो देख लेते हैं सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाले में उसने बोला है इशिका हुज रैंक इज 10th इन द सेम क्लास एंड 25th फ्रॉम द लास्ट। कह रहा है इसी क्लास में कोई इशिका है जिसकी रैंक ऊपर से क्या है, whose rank is 10th in the same class and 25th from the last। 25 है नीचे से इशिका की नीचे से 25 है, यानी नीचे 24 लोग होंगे, 25वीं रैंक है। और क्या है ऊपर से उसकी रैंक 10वीं है, यानी इशिका के ऊपर कितने लोग होंगे, एक तरफ से लास्ट बोला है तो बेटा दूसरी साइड जो होगी वो टॉप से ही होगी। तो उसने कहा इशिका की रैंक 25th है नीचे से, ठीक है, और दूसरी साइड से उसकी 10th है। तो इसका मतलब ये लोग हैं यहाँ, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये बता दिया एग्जामिनर ने हमें। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर सिर्फ इशिका के बारे में बोला कि इशिका इतने नंबर पे है और उसके नीचे इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इससे भी मुझे टोटल तो पता चल रहा है ना, हालांकि सिर्फ इशिका के बारे में बात हुई है। लेकिन अगर मैं देखूं कि 24 यहाँ है, 25वीं इशिका है और 25 और 9 ये हैं, ठीक है, 9 बंदे ये हैं, यानी कि टोटल जो भी होगा। अब ये मत कहना कि मैम इसका टोटल इससे मैच नहीं कर रहा है। कई बच्चे बोलते हैं ना कि मैम इसका टोटल तो 34 आ रहा है और इसमें आपने जो टोटल बोला था वो कितना बोला था, 39 ही था, 39 ही था, ठीक है। तो ऐसा बच्चे कहते हैं कि ऐसा तो, अरे भाई वो इन्फॉर्मेशन है, फिर वहां पे 39 करे चाहे 40 करे, कुछ भी करे, तो टोटल तो आपको पता है। और जब आपको टोटल पता है और आप जानते हो कि अश्विन का नंबर कितना है, 18 है, ठीक है, 18 है, तो नीचे बाकी 34 के बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब सेकंड वाले से भी आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता, फर्स्ट वाले से भी आंसर आ सकता है, सेकंड वाले से भी आंसर आ सकता है, यानी कि यू हैव टू मार्क आइदर फर्स्ट और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, यानी कि दोनों को अकेले अकेले यूज कर लो, दोनों से आंसर आ सकता है। आप फर्स्ट को भी यूज करो तो भी आंसर आ जाएगा इंडिविजुअली, आप सेकंड को भी यूज करो तो भी इंडिविजुअली आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको दोनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। मर्ज तब करते हैं बेटा जब दोनों ही गलत हो जाएं, ठीक है, तब आपको करना होता है मिक्स दोनों को। समझ में आ रही है बात। कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैम इशिका वाला कैसे आ गया, तो देखो एग्जामिनर ने आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है कि उसने दी हुई है अश्विन की, पूछी हुई है अश्विन की, एक साइड से अश्विन की दी हुई है, टॉप से नीचे से पूछ ली, एक तरफ तो आपको दे दिया टोटल, जो कि बहुत आसान है कि हाँ जब टोटल है तो आंसर निकल सकता है, और दूसरी तरफ उसने एक लड़की का नाम ले लिया इशिका का, लड़की हो चाहे लड़का हो कोई भी हो, इशिका का। तो बच्चे को ऐसा लगता है यार इशिका से अश्विन का क्या लेना देना है ना, तो इशिका वाले उससे हम आंसर नहीं दे सकते। भाई इशिका ने अगर अपनी पोजीशन ऊपर नीचे दोनों से बता दी एग्जामिनर ने, तो यानी उसने टोटल बता दिया, और अगर हमें टोटल पता चल गया तो अश्विन को ही तो बैठाना है। अब इशिका की जगह पे तो नहीं बैठ रहा है अश्विन तो 18वें नंबर पे है, तो इशिका से कहीं नीचे होगा 18वें नंबर पे, फिर उससे नीचे जितने बंदे होंगे हम आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट अलोन और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कई बच्चे दिक्कत करते हैं और आते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि हाउ मेनी डॉटर्स डज दिव्या हैव, दिव्या की कितनी पुत्रियां हैं। ध्यान रखना उसने चिल्ड्रन नहीं बोला, उसने क्या बोला, दिव्या की कितनी पुत्रियां हैं, कितनी बेटियां हैं दिव्या की। इस क्वेश्चन में भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप देखते ही आंसर दे सकते हो, और कोशिश ये करिए बेटा पेन ना उठाना पड़े। मुझे यहाँ इसलिए उठाना पड़ रहा है मार्कर क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई ऐसे ये चीजें आई होंगी। अगर आपने ये सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको सच में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है तो पेन उठाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। तो देखो क्या बोला है उसने कहा है कि आपको दिव्या की बेटियां बतानी कितनी है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या लूं मैं, लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, पहली इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, कहता है सोना एंड तापसी आर सिस्टर्स ऑफ नोरा। नोरा के दो बहनें हैं सोना और तापसी, न सोना तापसी नोरा, इनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। हमें तो दिव्या के बच्चे बताने, दिव्या की लड़कियां कितनी हैं। दिव्या का तो नाम ही नहीं आया पहली स्टेटमेंट में, और जिसका नाम ही नहीं आया उसका रिलेशन इन तीनों से क्या होगा हमें क्या पता। और जब रिलेशन ही नहीं पता होगा तो हम कैसे किसी को बताएंगे कि ये इनकी बेटियां या नहीं है। तो पहली इंफॉर्मेशन तो क्या है, कुछ यूज ही नहीं है पहली इंफॉर्मेशन का। दूसरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन कहती है कि नोराज फादर गौतम इज हस्बैंड ऑफ दिव्या। दिव्या का नाम आया है, ठीक है, कह रहा नोरा जो है उनके जो फादर हैं जिनका नाम क्या है गौतम, गौतम फादर हैं तो एक जनरेशन ऊपर होंगे, प्लस उनकी जो फादर हैं गौतम वो हस्बैंड है किसके, दिव्या के हस्बैंड है,
ठीक है, ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा, पता चल रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ ये। प्लस यानी हस्बैंड है, किसके हस्बैंड है? दिव्या के। किसके फादर? नोरा के। लेकिन बेटा ध्यान रहे, नोरा लड़की है या लड़का है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब ये मत कहना कि हाँ नोरा हम जानते हैं कि मूवी में आती है और वो क्या है, वो लड़की है। नहीं, मैंने क्या बोला था कि आप ब्लड रिलेशन में नाम के आधार पर कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो नोरा लड़का है कि लड़की नहीं पता, और बोला है कि नोरा के फादर की जो वाइफ है या फादर जो है वो हस्बैंड है दिव्या के। दिव्या की बेटियां कितनी है अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है नोरा लड़की हो सकता है नोरा लड़का हो सकता है नोरा के और भाई बहन हो। अब ये मत कहना हाँ मैम उसकी 2 बहनें थी, क्यों? क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली चेक करनी है, यानी पहली इंफॉर्मेशन से तो आंसर था ही नहीं, उसमें तो दिव्या का जिक्र ही नहीं हुआ था। सेकंड में भी दिव्या का जिक्र तो हुआ है, लेकिन दिव्या की लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। तीसरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इंडिविजुअली। तीसरी इंफॉर्मेशन है कि आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन विच गौतम हैज ओनली 1 इज बॉय। कह रहा गौतम की जो 3 संतानें हैं उनमें से केवल एक लड़का है, गौतम, ठीक है। अब गौतम मेल है कि फीमेल है हमें थर्ड इंफॉर्मेशन से नहीं पता, लेकिन गौतम की कह रहा है जो 3 संतानें हैं गौतम की, यानी गौतम की टोटल 3 संतानें, जिनमें से कह रहा है केवल एक क्या है, लड़का। तो क्या इससे आंसर निकल जाएगा? इसमें तो दिव्या की बात ही नहीं हुई, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम दिव्या गौतम की वाइफ है, वो तो सेकंड इंफॉर्मेशन में थी, थर्ड में तो दिव्या की बात ही नहीं करी, यानी कि पहले में दिव्या की बात नहीं करी, तीसरे में दिव्या की बात नहीं करी, इसलिए इंडिविजुअली हमारे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, सफिशिएंट नहीं थे। दूसरे में दिव्या की बात की थी, लेकिन उसकी संतानें कितनी है या उनकी बेटियां कितनी है, बेटे कितने, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसका मतलब तीनों इंडिविजुअली किसी काम के नहीं है, तीनों इंडिविजुअली किसी काम के नहीं है। लेकिन अब अगर मैं देखूं दिव्या को तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि दिव्या की बेटियां कितनी है यही तो क्वेश्चन था, तो दिव्या को तो लेना पड़ेगा, यानी कौन सी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी? स्टेटमेंट नंबर 2 लेनी ही पड़ेगी, यानी सेकंड को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से दिव्या का बोध हो रहा है, बाकी तो कहीं नहीं। अब जैसे ही दिव्या आई, दिव्या की हेल्प से यह आपका गौतम, ठीक है, और नीचे जो इंफॉर्मेशन थी वो ज्यादा सफिशिएंट लग रही है। उसमें क्या बोला है, गौतम की कुल 3 संतानों में से एक ही लड़का है। तो गौतम की अगर 3 संतानें हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, एक उनमें से नोरा भी होगी या होगा, तो गौतम की जो 3 संतानों में से केवल एक ही लड़का है। अगर एक ही लड़का है, फिर चाहे वो नोरा हो चाहे वो ये दोनों में से कोई हो, अगर एक ही लड़का है तो बाकी 2 क्या होंगी? लड़कियां। इसका मतलब दिव्या की कितनी डॉटर्स? 2 डॉटर्स होंगी। आंसर नहीं निकालना है हमें बस बताना है कि बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तो सेकंड और थर्ड को अगर मैं मिक्स कर दूं तो आंसर आ सकता है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट while फर्स्ट इज नॉट। पहला नहीं होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड से आंसर आ सकता है। अब एक क्वेश्चन बच्चे का आता है कि मैम आपने सेकंड के साथ फर्स्ट क्यों नहीं लिया, है ना, ये क्वेश्चन आता है कि मैम सेकंड के साथ फर्स्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा फर्स्ट में सिर्फ ये बोला था कि सोना एंड तापसी, सोना और तापसी जो हैं वो सिस्टर्स हैं। किसकी? नोरा की। नोरा की क्या है वो? सिस्टर्स हैं। तो अगर सोना और तापसी नोरा की सिस्टर हैं और मैं फर्स्ट और सेकंड को मिक्स कर देती तो नोरा ये रही, नोरा की 2 बहनों के नाम आ जाते, यहाँ सोना हो जाती, यहाँ तापसी हो जाती, ये भी लड़कियां होती। लेकिन बेटा नोरा लड़का है लड़की ये फिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि ये बात तो उसने बाद में बोली थी ना थर्ड में कि गौतम की केवल एक ही लड़का है। यहाँ तो उसने कुछ बताया नहीं कि गौतम की लड़कियां ही हैं कि लड़का है, इसलिए ये दोनों एक साथ आकर आंसर फिक्स नहीं दे सकती। लेकिन सेकंड थर्ड के साथ आंसर फिक्स दे सकता है, क्योंकि थर्ड में उसने कमिट किया है कि गौतम कह रहा है कि मेरी 3 संतान है जिनमें से केवल एक ही लड़का है, तो बाकी 2 लड़कियां होंगी। तो गौतम की जो वाइफ है यानी कि दिव्या, उसकी भी 2 लड़कियां ही होंगी, और क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो चलिए समझ में आया होगा, पेन डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सामने क्वेश्चन देखो, ये भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है और बहुत आसान है, देखो, ठीक है। पेन मत उठाना और ऐसे ही करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? इज अर्चना द ग्रैंड डॉटर ऑफ विनीत? विनीत की ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती या नातिन है क्या? कौन? अर्चना। तो अर्चना विनीत की पोती या नातिन है, ये बताना है, हाँ या ना, ठीक है। दोनों में से एक ही होगा आंसर। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या कहती है? पहली इंफॉर्मेशन कहती है कि विनीत फादर है मालती के। विनीत क्या है? फादर है किसके? मालती के। तो मालती उनकी बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। फिर बोला मालती सिस्टर ऑफ तनु। मालती सिस्टर है किसकी? तनु की। इसे लिखना नहीं होता, हम सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से फैमिली ट्री बन रहा होगा, सब यहाँ हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जिसके हमें तलाश है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तनु इज मदर ऑफ अर्चना। तनु जो है अर्चना की मदर है। आंसर आ रहा है? आ रहा है क्या? कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ आंसर आ रहा है, क्योंकि अर्चना यहाँ आ रही है मैम, विनीत यहाँ है, और विनीत की बेटी ही तो है ये। तो
तो बेटा अर्चना लड़का है कि लड़की, पहले तो ये नहीं पता, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अर्चना लड़का है लड़की ये नहीं पता। दूसरी चीज, अर्चना और विनीत के बीच में 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी के ग्रैंडफादर या ग्रैंड डॉटर है तो 2 का जनरेशन गैप तो होगा, और अर्चना और विनीत के बीच में 2 का जनरेशन गैप है, एक ये जनरेशन गैप, एक ये जनरेशन गैप। तो विनीत यार तीसरी जनरेशन में पहली और दूसरी तीसरी जनरेशन में होगा, बिल्कुल है। लेकिन विनीत लड़का हो चाहे लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये बताना था कि अर्चना उसकी ग्रैंड डॉटर है या नहीं है। तो अर्चना को तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा है पहले उसमें, तो आंसर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने गलत किया, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन देख लो। दूसरी इंफॉर्मेशन कहती है संजू इज सन ऑफ अर्चना। अर्चना का बेटा है कौन? संजू। लेकिन संजू से क्या लेना देना, हमें तो क्या करना है, अर्चना का जेंडर फाइंड करना है। और फिर कहता है विभा इज डॉटर ऑफ अर्चना। विभा जो है वो अर्चना की बेटी है, विभा बेटी है किसकी? अर्चना की। और फिर बोलता है राहुल इज ब्रदर ऑफ तन्नू। राहुल जो है तन्नू के भाई हैं, राहुल ब्रदर है किसके? तन्नू के। और तन्नू का और राहुल का इनसे कोई रिलेशन नहीं, और उनसे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, ठीक है। यानी ये इन्फॉर्मेशन दी है सेकंड में। अब आप खुद बताओ, यहां से भी अर्चना का कुछ पता नहीं चल रहा, अर्चना है लेकिन यहां तो विनीत ही गायब है पूरे उसमें, यानी कि दूसरी भी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली क्या है, सफिशिएंट नहीं है। अब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा क्या करेगा, दोनों को क्या करेगा, दोनों इंफॉर्मेशंस को मिक्स कर देगा, क्योंकि जब पहले से भी आंसर नहीं आता, दूसरे से भी नहीं आंसर आता, तो आपको मिक्स करना होता है। अगर मैं ऐसे मिक्स कर भी दूं तो भी बेटा अर्चना पे क्या फर्क पड़ेगा, अर्चना के 2 बच्चे ये रहे, और राहुल जो है वो भाई बन जाएंगे तन्नू के, राहुल यहाँ पे आ जाएंगे। हमें विनीत और अर्चना से काम है, और जिसमें अर्चना को बताना था कि अर्चना इसकी ग्रैंड डॉटर है नहीं है, ना मैं हाँ बोल सकती ना मैं ना बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि मैम आपको अर्चना का जेंडर नहीं पता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मेरा आंसर होता हाँ, अर्चना उसकी ग्रैंड डॉटर है विनीत की। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं कहती नहीं, अर्चना उसकी ग्रैंड डॉटर नहीं है। अब चाहे हाँ होता आंसर, चाहे ना होता, दोनों आंसर है बेटा, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन पूछा कल क्लास में आओगे या नहीं आओगे, तो आपका आंसर होगा या तो हाँ या तो ना, ठीक है ना। यानी कि हाँ भी आंसर है और ना भी आंसर है। आंसर क्या नहीं होता, आंसर ये नहीं होता कि मैम पता नहीं। अब यहाँ पर हमें पता नहीं, दिक्कत यही तो है कि अर्चना का जेंडर ही नहीं पता मैम, तो ना हम हाँ कर सकते ना कर सकते, इसका मतलब इससे आंसर नहीं आ सकता। तो दोनों को अगर मिक्स भी कर देते, मर्ज भी कर देते, तो भी आंसर नहीं आता। यानी कि आंसर होगा इसका बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये आंसर होगा। ये वाला आप ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी दोनों को मिलाने के बावजूद भी आंसर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो प्लीज ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन। कहता है कि आपको बताना हाउ मेनी स्टेशन आर देयर वाइल गोइंग फ्रॉम स्टेशन Z टू M। Z से स्टेशन M तक जाने तक, Z से M तक जाने तक कितने स्टेशन पड़ते हैं। Z से M तक जाने पे कितने स्टेशन पड़ते हैं, यानी इनके बीच में कितने स्टेशन है ये भी पता करना है, तभी तो टोटल गिनोगे, है ना। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, पहली इंफॉर्मेशन में बोल रहा है P इज नेक्स्ट स्टेशन आफ्टर Z। Z के नेक्स्ट एक स्टेशन है जिसका नाम P है। तो अगर मुझे पहली इंफॉर्मेशन से ये पता है कि ये Z है, ये M है, और जस्ट नेक्स्ट Z के नेक्स्ट वाला स्टेशन P है, तो क्या मेरी इंफॉर्मेशन पूरी है? क्या मैं बता दूंगी कितने स्टेशन है? अभी मत कहना मैम हाँ बता तो देंगे, 3 है, एक Z, एक P और एक M। क्यों नहीं पूरे हैं मैम? क्योंकि यहाँ है या नहीं है इसके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। उसने ये थोड़ा बोला कि P के बाद फिर स्टेशन ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला, तो इसका मतलब श्योर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब श्योर नहीं है, यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब Z है, M है, अब P यहाँ पर है, उसके जस्ट नेक्स्ट है, लेकिन इधर कितने स्टेशन है नहीं पता, तो पहली इन्फॉर्मेशन अधूरी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन में बोलता है, कहता है कि स्टेशन R इज थर्ड आफ्टर P एंड देयर आर 5 मोर स्टेशन बिटवीन R एंड M। वेरी इंपॉर्टेंट, ये Z था और ये कौन था, M था। उसने कहा P के बाद R जो है वो थर्ड स्टेशन है, P के बाद R थर्ड स्टेशन है, तो P के बाद R थर्ड स्टेशन है, यही बोला था उसने, ठीक है। एक सेकेंड, उसने कहा था R इज थर्ड स्टेशन आफ्टर P। अब P कहाँ है, सेकंड इंफॉर्मेशन में थोड़ा ना पता कि P कहाँ है, बस इतना पता है जो P स्टेशन है यही कहीं होगा बीच में कहीं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो ये है। P के थर्ड 1 2 3, थर्ड स्टेशन कौन सा है, R है, और R और M के बीच में कितने स्टेशन है बेटा, 5 स्टेशन है, यही तो बोला था। अब क्या इससे बता देंगे? कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, मैं कहती हूँ नहीं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बेटा P के बाद तीसरा स्टेशन R है, बाद में बोला उसने आफ्टर ये बिफोर ये। P के बाद तीसरा स्टेशन 2 छोड़ के तीसरा स्टेशन R है, और R और M के बीच में 5 और स्टेशन है।
लेकिन हमें इतने की इंफॉर्मेशन पता चली, लेकिन ये पता चला कि Z और P के बीच में भी कोई स्टेशन पड़ता है या नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं बोला। उसने तो बस ये बोला P के थर्ड में आपका R स्टेशन और R और M के बीच में 5 और स्टेशन है, लेकिन इसके बीच में स्टेशन है कि नहीं ये नहीं बताया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं बताया तो था, लेकिन बेटा पहली इन्फॉर्मेशन में बताया था। पहली इन्फॉर्मेशन दूसरी के साथ मिक्स तब तक नहीं करनी जब तक आप दोनों से हार ना मान लो कि भाई पहला भी सफिशिएंट नहीं दूसरा भी नहीं। तो पहला भी सफिशिएंट नहीं था, दूसरा भी सफिशिएंट नहीं था, अब हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है। दोनों को जब मिक्स किया तो ये Z और M तो फिक्स है, ये पता चल गया कि Z का नेक्स्ट एकदम नेक्स्ट स्टेशन है P, यानी कि उनके बीच में कोई और स्टेशन नहीं है। अब क्या आप टोटल स्टेशन बता सकते हो? अब गिनना नहीं है कि हाँ मैम इतने 8 है 10 है, नहीं। क्यों? हाँ बता सकते हैं, दोनों को मर्ज करके बिल्कुल आंसर आ सकता है, ठीक है। काउंट नहीं करना है। अब मान लो यहाँ पे 35 होते, 38 होते, 105 होते, ये नहीं कि एक एक करके काउंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें उसने आंसर निकालने के लिए नहीं बोला, उसने बस बोला कि कौन सी इंफॉर्मेशन से आंसर निकाल सकते हो, तो दोनों से। तो आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि दोनों को एक साथ मिलाने पर ही आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आ सकता। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। और लास्ट क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी, आपको वीडियो पॉज करनी है और इस क्वेश्चन को करना है। देखना ये कि कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को बना पाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो करिए पॉज और इस क्वेश्चन को करिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। आपको बताना है हाउस M इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाउस P। कुछ घर हैं, उनकी पोजीशन आपको दी हुई है, ठीक है, लोकेशंस ऐसे, और आपको बताना है कि जो हाउस Z है वो हाउस M जो है वो P के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में है। ये डिस्टेंट डायरेक्शन का सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। और 3 इंफॉर्मेशन दिए इसलिए थोड़ा मजेदार है। तो पॉज करके वीडियो तभी करना है, इसको तभी देखना। चलो देखते हैं, हमें M की पोजीशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू P, ठीक है। M की डायरेक्शन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में। तो चलो देखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है G घर जो है वो M के साउथ में है, M के साउथ में यानी दक्षिण में कौन है, G का घर। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप साउथ नीचे मान रहे हो तो सबके लिए नीचे ही मानना, अगर साउथ इधर मान रहे हो तो सबके लिए उधर ही मानना, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्टेंट डायरेक्शन में बताया था। चलिए, तो M के साउथ में G घर पड़ता है और कहता है G जो है वो 4 मीटर है P घर से, G P घर से 4 मीटर है। अब P इधर है या इधर है या इधर है, या P पड़ता है इधर या P पड़ता है इधर, या ऊपर कहाँ पड़ता है हमें पता ही नहीं है P, बस इतना पता है कि उनकी G से 4 मीटर की दूरी है, लेकिन समस्या तो है P का पता ही नहीं है। और फिर कहता है M जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है P से, M P से 9 मीटर की दूरी, तो 9 मीटर की तो ये भी हो सकती है, 9 मीटर की दूरी तो ये भी हो सकती है, 9 मीटर की दूरी ये भी हो सकती है, और 9 मीटर की दूरी कोई भी हो सकती है। P को तो ढूंढो पहले, हो सकता है यही हो P, ठीक है। तो मैंने कहा यानी कि जिनके बारे में बताना है उनमें P का तो लोकेशन ही ढंग से नहीं पता, और जिसकी लोकेशन ही ढंग से नहीं पता उसका आंसर क्या खाक देंगे हम, दे पाएंगे क्या, कभी नहीं दे सकते। यानी मैम पहली इंफॉर्मेशन अधूरी है, पहली इंफॉर्मेशन कैसी है, अधूरी है। चलिए दूसरे में बढ़ते हैं। Z इज वेस्ट ऑफ P, P के वेस्ट में, P के वेस्ट यानी कि पश्चिम में Z पड़ता है, कितने मीटर में ये नहीं बताया। S जो है नॉर्थ में है P के, S जो है वो P के नॉर्थ यानी उत्तर में है। और फिर बोलता है M जो है वो साउथ में S के, M S के साउथ में। अब ध्यान देना, M S के साउथ में है बेटा, तो S का साउथ तो ये भी है, S का साउथ तो और नीचे भी, ये भी तो S का साउथ ही है। अब S के लिए P भी साउथ में, तो ये भी तो साउथ में है। S का साउथ तो ये भी है, हो सकता है M यही कहीं हो सकता है P के नीचे हो सकता है P के ऊपर हो, लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन अधूरी है। क्यों इंफॉर्मेशन अधूरी है? क्योंकि मैम अब ये P के ऊपर है M या नीचे है ये तो पता ही नहीं है, यानी कि पहले वाले में P की पोजीशन कंफर्म नहीं थी, अब M की पोजीशन कंफर्म नहीं है, यानी कि सेकंड इंफॉर्मेशन भी अधूरी है। अब बस तीसरे से ही है कुछ उम्मीद कि आ जाए। तो तीसरा क्या है, हाउस Z इज वेस्ट ऑफ P, P के वेस्ट में कौन है, हाउस Z यानी पश्चिम में। कह रहा है P एग्जैक्टली मिड ऑफ Z एंड T, Z और T के बिल्कुल बीचों बीच P रहता है। P अगर इन दोनों के एग्जैक्टली मिड में, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर Z और T के एग्जैक्टली मिड में P का घर है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, वो चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, ठीक है। अब वो कहता है O जो है साउथ में है T के साउथ में, दक्षिण में कौन है, O घर। और फिर कहता है M जो है वो वेस्ट में है O के, M जो है वो O के कहाँ है, वेस्ट में। तो O का वेस्ट
m यहाँ कहीं है, लेकिन इधर है कि इधर है कि इधर है कि z से भी आगे है ये नहीं पता। वेस्ट में बोला पर कितना नहीं पता, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ये पूरी वेस्ट ही है, ध्यान रखना। अब इसके हिसाब से भी p और m का ही नहीं पता चल रहा है। m इधर है, p के जस्ट नीचे है, p के जस्ट इधर है, कुछ पता ही नहीं है। और अगर इधर हुआ तो डायरेक्शन लगाएगी, इधर हुआ तो डायरेक्शन लगाएगी, इधर आया तो डायरेक्शन अलग आएगी। तो मैंने कहा फिर तो दिक्कत है यार, m की डायरेक्शन p के रिस्पेक्ट में बता ही नहीं सकते, यानी तीसरी इंफॉर्मेशन भी अधूरी है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं? अब मर्जर होता है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी 3 के मर्जर में आपको घबराहट हो तो ऑप्शन से उठाओ। ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आप वहां से देखिए, क्या था, फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट है और तीसरे को नहीं लेंगे, पहले और दूसरे को मिला लो। पहले तो अगर मैं पहले और दूसरे को मिला भी लूं, तो बेटा दिक्कत क्या है, पहले तो p पता नहीं है, ठीक है, p के ऊपर नीचे होगा m, p के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो चलो इससे ये तो पता लगा कि p इधर कहीं नहीं है, p इधर ही इसी लाइन में है, क्योंकि p के या तो ऊपर ही है m या तो नीचे ही है, तो मान लिया p इधर ही है, ठीक है। फिर s है, अब दिक्कत ये कि p यहाँ है कि m से ऊपर कहीं है, कुछ पता ही नहीं है। m से ऊपर भी हो सकता है p, ठीक है, m से ऊपर ऐसे करके, और m से नीचे भी हो सकता है। अब अगर ऊपर हो गया तो नॉर्थ होगा, नीचे होगा तो साउथ होगा, यानी कि गड़बड़ है, यानी कि पहले और दूसरे को मिलाकर तो आंसर नहीं आ रहा। सेकंड ऑप्शन है पहले और तीसरे को मिला लो, पहले और तीसरे को। अगर मैं इसमें इस वाली इंफॉर्मेशन को मिला दूं तो इस वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या है, m जो है वो p के नीचे कहीं नजर आ रहा है, m जो है p के नीचे नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसी सीधी होगी, p यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मैंने कह दिया p यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये p है, ठीक है। अब p जो है, जो ये p है, p से m का डिस्टेंस उसने दिया, ये g से p का डिस्टेंस उसने 4 दिया था, g से p का डिस्टेंस 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। लेकिन फिर उसने एक लाइन और बोली थी कि m से p का, पहली इंफॉर्मेशन था m से p का डिस्टेंस 9 है। तो क्या कभी पॉसिबल है बेटा कि g से p का डिस्टेंस 4 हो और m से p का डिस्टेंस 9 हो जाए? खुद बताओ, इससे इसका डिस्टेंस 4, g से p का 4 और m से p का 9, यानी कि m और p बड़ी लाइन है और g और p छोटी लाइन है, और अगर p ऊपर चला गया तो g और p का डिस्टेंस कभी इतना हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, p को नीचे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, p को नीचे रख लेते हैं, लेकिन p इसके हिसाब से नीचे आएगा ही नहीं, p तो ऊपर ही रहेगा। और पहले और तीसरे को आप मिक्स कर रहे हो तो पहले और तीसरे से भी आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। जब आप पेपर में एनालिसिस करोगे इसके लिए पेन चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कहता है थर्ड ऑप्शन है कि सेकंड और थर्ड को मिला दो, सेकंड और थर्ड को मिला दो भाई, सेकंड और थर्ड को मिलाते हैं। चलो फर्स्ट वाले को लेते ही नहीं, फर्स्ट वाले से तो दिक्कत हो रही है, सेकंड और थर्ड को मिलाते हैं और इससे आंसर आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है। इसको और इसको मिलाना है, जब इसको इससे मिलाएंगे तो इसमें p और m जो है वो एक ही रेखा में होने चाहिए इसके हिसाब से, सेकंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो p और m रेखा में तभी होंगे जब m सीधा सीधा p के नीचे होगा, तभी तो होंगे, क्योंकि o के वेस्ट में m है और p के या तो साउथ में होगा या तो नॉर्थ में, तो साउथ हो गया, ठीक है, नॉर्थ नहीं होगा। और s जो है वो p के ऊपर है, p के ऊपर कहीं s है, p के ऊपर कहीं s, मान लो इधर s है, ये रहा s, ठीक है, ये रहा s, और z p के इधर है, ये है ही, ये m नीचे आ गया, ये हो गया। अब इसके हिसाब से m की डायरेक्शन p के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते, m की डायरेक्शन p के रिस्पेक्ट में क्या है, साउथ है। आंसर नहीं निकालना था, बस ये बताना था। आंसर क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट, ठीक है, वाइल फर्स्ट नॉट, फर्स्ट अलोन इज नॉट। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड और थर्ड को मिलाकर आंसर आ सकता है, फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा। आशा आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे आप लोगों से, और नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जिसे आप लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हो, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, कैसे दिमाग लगाना पड़ता है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी होती है ड्यूरिंग द अप्रोच ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ें सीखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं कंटिन्यू थी आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपको अगले एपिसोड में मिलूंगी।